हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। मैं भीम सर, माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, इसमें चौथा चैप्टर जलवायु। ठीक है, ठीक, जलवायु पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, समझ चुके हैं। अब इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है ऋतुएं। ऋतु, ठीक है, ऋतुएं। ठीक, तो ऋतुएं क्या होती हैं? जो मानसूनी जलवायु की एक विशेषता, विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। ठीक है, मानसूनी जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। मौसमी प्रतिरूप का मतलब एक उसका दूसरा रूप है कि वो मौसम क्या होता है, किसी भी स्थान या प्रदेश में मौसम के तत्वों तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब में किसी एक तत्व की प्रधानता कई महीनों तक रहती है। ठीक है, कई महीनों तक रहती है। उससे तत्व विशेष आधार पर ऋतु की संज्ञा दी जाती है। भारत में अगर बात करें तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो एक बार ऋतु को अपनी भाषा में समझते हैं कि जब किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब एक स्थान पर क्या हो, कई महीनों तक उसकी प्रधानता बनी रहे, उसकी प्रधानता बनी रहे, क्या कहलाता है, ऋतु कहलाता है। और भारत में ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। तो ऋतु समझ में आया ना, अपनी भाषा में बता दिया। ठीक है, तो अगर हम ऋतु में पहले बात करते हैं तो ऋतु में सबसे पहले बात करते हैं कौन सी, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु क्या होती है? शीत मीन्स ठंड होती है, ठंडी होती है। ठीक है, तो ऋतु मौसम आप जानते हैं, ठंड भी जानते हैं ना होती। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु का काल मध्य नवंबर। देखिए, अब अगर हम भारत की बात तो भारत की कर रहे हैं, भारत में ऋतुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में भी क्या है, आपको बताया था कि जो भी जलवायु में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ये एक अक्षांश रेखा पर ही निर्धारित करता है। तो अक्षांश रेखा भारत में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए इसमें हम पार्टीशन में बात करेंगे। ठीक है, पार्टीशन मतलब भाग में बात करेंगे, किस भाग में कैसा मौसम रहता। ठीक है, तो शीत ऋतु की बात कर रहे हैं तो हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु का आगमन कब होता है? उत्तर भारत में शीत ऋतु का आगमन मध्य नवंबर से फरवरी माह के मध्य तक होता है। अगर बात करते हैं कब तक, मिड नवंबर से मिड फरवरी। ठीक है, मध्य नवंबर से लेके मध्य फरवरी तक क्या होता है, शीत ऋतु का काल रहता है उत्तर भारत में। क्लियर पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सर्वाधिक, दिसंबर और जनवरी ऐसा माह होता है जिसमें सर्वाधिक ठंड पड़ती है, सर्दियां होती है। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर तापमान घटता चला जाता है, अगर दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर क्या होता है, तापमान जो होता है बढ़ने पर तापमान घटता चला जाता है। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि जो ठंड में तापमान बढ़ेगा दक्षिणी भाग में, तो उत्तरी भाग में क्या होगा, तापमान घट जाएगा। ठीक है, अगर पूर्वी तट की बात कर लें, पूर्वी तट पता है आपको, ये अगर भारत का दक्षिण भाग देखें, ठीक, तो ये अब नॉर्थ होता है, साउथ हो जाता है, फिर ईस्ट और वेस्ट, ये पूर्वी भाग। अगर हम पूर्वी भाग की बात कर लेते हैं तो पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कब होता है,
जबकि उत्तरी मैदान का औसत तापमान 10 से 15 डिग्री होता है। कितना? 10 से 15 डिग्री। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप समझते हैं कि ठंड, लगभग ठंड पड़ती है। ठीक है। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। पूर्वी तट में क्या होता है, चेन्नई वगैरह में दिन में गर्म होती है और रात में ठंड होती है। और शीत ऋतु में अगर उत्तरी भाग के तुषारपात, फ्रॉस्ट अर्थात पाला तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात की स्थिति बनी रहती है। समझा? मतलब समझ लें, जो उत्तर भारत का भाग भी लगभग दो भागों में बटा हुआ है। एक जिसे हम मैदानी भाग बोलते हैं, दूसरा हिमालयी भाग। हिमालयी भाग मतलब जहां पे पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है। और दूसरा मैदानी भाग। तो मैदानी भाग में क्या होता है, पाला। ठीक है, पाला गिरता है जिसे हम शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, तुषारपात। ठीक है, फ्रॉस्ट, पाला गिरता है। लेकिन जो हिमालयी पर्वतों पे है तो वर्षा, ठंडियों में भी यहाँ पे वर्षा के रूप में क्या होती है, हिमपात होता है। हिमपात मतलब बर्फ का गिरना। ठीक है, बर्फ गिरती है, स्नोफॉल्स। ठीक है, स्थिति बनी रहती है। और शीत ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम होता है। और तमिलनाडु के तट पर वर्षा का परिणाम यही व्यापारिक पवनें ही हैं। आपने पढ़ा था, इसके पहले पॉइंट बताया था कि तमिलनाडु में ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्यों? तो रीजन यही है। ठीक है, जो ये पवनें चलती हैं, ठीक, जिनकी दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। अब शीत ऋतु की विशेषताएं क्या है? ठीक है, शीत ऋतु की विशेषताएं क्या है? ठीक है, देखते हैं शीत ऋतु की विशेषताएं। देखिए, देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें उत्तर से प्रभावित होकर पश्चिम तथा उत्तर से पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्य रूप से शीतकाल में आसमान साफ, तापमान व आर्द्रता कम व पवनें शिथिल और परिवर्तित होती है। क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद हम बात करें तो चक्रवाती विक्षोभ। शीत ऋतु में उत्तरी मौसम का एक विशेष लक्षण है, यह कम दाब वाली प्रणाली है जो भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। यह पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है, जिसके कारण मैदानी भाग में शीतकालीन वर्षा और पर्वतीय हिमपात होता है। ठीक है, पर्वतीय हिमपात इसी कारण होता है। इसलिए इस वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। और ये रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। रबी की फसल मतलब जो फसलें नवंबर वगैरह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है, तो कैसी होती? रबी की फसलें होती हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? इसका हमारा दूसरा आता है ग्रीष्म ऋतु। दूसरा आता है हमारा टॉपिक ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का क्या मतलब है? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की उत्तर दिशा में आभासी गति होती है, जिसके कारण भूमंडलीय ताप पट्टी ऊपर की ओर खिसक जाती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से मई के महीने तक होता है। मार्च से, भारत में अगर बात करें गर्मी की, तो मार्च से मई का महीना होता है। ठीक है, ये बस कहना कि गर्मी तो जुलाई में पड़ रही है, क्योंकि एक ऐसा मौसम हो जाएगा आपका, वर्षा और ऋतु का हो जाएगा, मानसून का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो गर्मी का मौसम होता है वो मार्च से मई, ठीक है, रखा गया। क्लियर? तो इसकी विशेषताएं क्या है? इस ऋतु में देश के उत्तरी भाग में तापमान वृद्धि और वायुदाब में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है, तापमान वृद्धि हो जाती है तो ग्रीष्म ऋतु संपन्न हो जाती है, पूरी तरह से हावी। इसके बाद लू, ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। लू जानते हैं ना, जो गर्मियों में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? जो कैसी होती है? धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन है। भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक दिन के समय में लू पवनें चलती।
क्लियर। इसके बाद उत्तरी भारत में मई महीने में सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलती हैं। ये अस्थायी रूप से आरामदायक होती है क्योंकि इनके माध्यम से तापमान में गिरावट एवं हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहती है। हो गया पॉइंट। इसके बाद कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख महीने में होने कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसे क्या बोलते हैं? काल वैशाखी कहते हैं। काल वैशाखी कहते हैं। ठीक हो गया पॉइंट। अब ग्रीष्म ऋतु में तापमान में विभिन्नता। ठीक है, तो ताप पट्टी होती है, स्थानांतरण के प्रभाव से अक्षांशों पर रिकॉर्ड किए तापमान मार्च से मई के आधार पर ज्ञात किया जाता है। आपको हमने बताया जो तापमान वृद्धि या कमी होती है किस पे होती है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर होती है। तो इन्हीं पट्टियों में अगर जिस क्षेत्र में ताप पट्टी ज्यादा प्रभाव डालती है वहां पे तापमान अधिक होता है, जहां पे कम प्रभाव डालती है वहां पे तापमान कम होता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा अप्रैल के मध्य प्रदेश व गुजरात का तापमान 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उत्तर पश्चिमी भारत का तापमान लगभग 45 डिग्री होता है। ठीक, तो जिस क्रम में हम आते हैं पट्टी नुमा तापमान क्या हो रहा है? हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तीसरी कारण समुद्री प्रभाव के कारण प्रायद्वीपीय भाग का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया जो समुद्र में होता है वहां की पवनें और स्थलीय पवनें आपस में टकराती है, इससे वहां का तापमान कम होता है। इसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु या मानसून। मानसून का आगमन। ठीक, अब जून महीने में उत्तरी भारत में निम्न दाब की अवस्था बनती है। ठीक है, जून महीने में भारत में निम्न दाब की अवस्था बनती है। और निम्न दाब की अवस्था का मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो पवनें होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हमेशा याद रखिएगा, उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं, जिससे पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती। क्लियर हो पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात कर ले कि इसका जो माह है, माह आपको हमने बताया था कि इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़ाया था वहां पे मानसून पढ़ाया था ना, तो मानसून में भारत का आगमन कब बताया गया था? जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के मध्य सप्ताह तक या प्रथम सप्ताह तक मानसून का मौसम होता है। ठीक, इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है? वर्षा ऋतु की विशेषताएं क्या है? ठीक, तो भारतीय मानसून में वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, अर्थात यहाँ निरंतर वर्षा जैसी स्थिति नहीं होती है। जैसे ये वर्षा होते हैं, अर्थात ये वर्षा रहित अंतराल आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के होते हैं। इस परिघटना को वर्षा में विराम कहा जाता है। मानसून में आने वाले इस विराम मानसून गर्त से संबंधित होते हैं। अब मानसूनी गर्त क्या होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। मानसूनी, ठीक, मानसूनी गर्त क्या होता है? विविध कारणों से उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर खिसकता रहता है। गर्त एवं इसके अक्ष में अस्थिरता के कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सहित
विराम सुनिश्चितता होती है। मतलब गर्त में समझ रहे हैं, गड्ढा, ठीक है, गड्ढे का या पट्टी का आपस में खिसकना क्या कहलाता है? मानसूनी गर्त कहलाता है। जहां अगर बात कर ले, जब मानसूनी गर्त का अक्ष मैदान के विराम सुनिश्चित होता है तो अब इन भागों में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है, और दूसरी ओर जब अक्ष उत्तर की ओर चला जाता है तब हिमालय क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है, जो कई नदियों का जलग्रहण क्षेत्र होता है। ठीक, इसके बाद वर्षा का वितरण, अगला पॉइंट हमारा है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता एवं अक्षांशीय विस्तार वर्षा वितरण को प्रभावित करती है। जैसे पश्चिमी तटीय एवं उत्तरी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वितरण वाला समझ रहे हैं ना आप कि किस भाग में कितनी वर्षा होगी, किस भाग में कितनी वर्षा होगी। तो बात करते हैं, तो तथा वहीं पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। देखो दोनों उत्तरी पश्चिमी, अगर पश्चिमी भाग में चले जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, वितरण बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी भाग में पहुंचते तो हमारी वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, अब इसका भी कई, अगर हम सबसे बात करें, दक्कन के पठार के आंतरिक भागों सह्याद्री के पूर्व में कम वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। आपको ये पॉइंट पहले बताया था कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, लेह लद्दाख। ठीक, भारत में प्रत्येक माह किसी न किसी भाग में वर्षा होती रहती है। भारत की वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए आपसे बताइए वार्षिक औसत पूरे भारत का, ठीक है, 110 सेंटीमीटर है। ठीक, परंतु भारत के विभिन्न भागों में कई कारणों से कम या अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत में वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। ठीक है, अब वितरण को हम सीधा आपको टॉपिक्स बता देते हैं। तो जैसे सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, जैसे पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, मध्यम जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, गुजरात का दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार। ठीक है, गंगा का उत्तरी मैदान, हिमालय का तराई भाग। न्यून वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र, अति अल्प वर्षा जो राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, लद्दाख व गुजरात, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फोर्थ, मानसून की वापसी। ठीक है, क्या आता है? मानसून की वापसी। एक पॉइंट हमने पिछले क्लास में शायद बता चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। ठीक है, मानसून की वापसी। तो अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान सूर्य की गति दक्षिण में होने के कारण उत्तरी मैदान में मानसूनी गर्त या निम्न दाब गर्त शिथिल हो जाता है, जिसका स्थान उच्च वायुदाब प्रणाली लेती है। अतः अक्टूबर माह में प्रारंभ में पौने मानसूनी पौने उत्तरी मैदान भाग से हट जाती हैं। आपको ये पॉइंट पहले बता चुके हैं। इस प्रकार अक्टूबर नवंबर के महीना में गर्म ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन समय होता है। ठीक, इसी कारण क्या होता है? अक्टूबर नवंबर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होता है, क्योंकि वहां की मानसूनी पौने क्या होती हैं? हट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मानसून की वापसी की विशेषताएं क्या है? मानसून वापसी से आसमान क्या होता है? साफ हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का ताप उच्च जबकि रातें ठंडी होने लगती।
उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असहनीय प्रतीत होता है, इसे क्वार की उमस भी कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में उत्तरी भाग में तापमान तीव्रता से गिरने लगता है। ठीक है, अक्टूबर माह में क्या होता है, आपको बताया पहले ही, अक्टूबर माह में तापमान में क्या होती है, गिरावट महसूस होती है, जो नवंबर मध्य के बीच में नवंबर मध्य तक शीत ऋतु का रूप ले लेती है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा, इसी टाइम खत्म कर लेते हैं इसको, कि आज से हमारा इस चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, होगा हमारा टॉपिक मानसून। एकता का प्रतिबिंब, मानसून भारत और भारतीयों के लिए एकता का प्रतिबिंब है। ठीक है, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य इसके जीवन और तथा वनस्पति कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार के मानसून के से संबंधित है। उत्तर और दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सभी भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी हवाएं हमें वर्षा जल प्रदान करती हैं और कृषि प्रक्रिया की तीव्रता करती हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानवीय जीवन को एक अनूठी पहचान प्रदान कर संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं। ठीक है, इसीलिए मानसून को क्या बोला गया, एकता का प्रतिबिंब कहा गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हिमालय के उपमहाद्वीप अत्यंत ठंडी पवनों की रक्षा करता है, जिससे के कारण क्या होता है, भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी कारण तथा जो प्रायद्वीप पठार है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसके प्रभाव से यहाँ संयत अर्थात मध्यम तापमान रहता है, ना तो अधिक गर्मी होती है ना तो अधिक ठंड होती है। क्लियर हो पॉइंट? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका ये हमारा फोर्थ जो टॉपिक था, फोर्थ चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो क्लास में हम बताएंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लगभग 50% यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और कॉपी कंप्लीट करिए, चेक कराइए सभी लोग। ठीक है।